मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सहाचार्य हिंदी, MSc कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। कक्षा स्नातक प्रथम वर्ष, प्रश्न पत्र अनिवार्य हिंदी, पुस्तक गद्य खंड, प्रकरण 22 वर्ष बाद, रेखाचित्र। लेखक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। इस पाठ का अध्ययन हम 3 बिंदुओं के माध्यम से करेंगे। पहले लेखक परिचय, फिर रेखा चित्र का परिचय और उसके बाद पाठ के अध्ययन बिंदु। सबसे पहले लेखक परिचय। बनारसी दास चतुर्वेदी का जन्म 24 दिसंबर 1892 को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद नामक स्थान पर हुआ। यह एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिन्होंने पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त कार्य किया। यद्यपि हिंदी साहित्य के प्रति अनुराग और लेखकों की अभिरुचि के लक्षण इनमें पत्रकार बनने से पहले ही दिखाई दे चुके थे। साहित्य सृजन और सार्वजनिक सेवा इनके प्रिय क्षेत्र रहे। अपनी इसी प्रकार की रुचि के कारण सुखी संपन्न जीवन के प्रति ये प्राय उदासीन रहे। इन्होंने नौकरी की किंतु उसे छोड़ दिया। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करते हुए इन्हें नए नए अनुभव हुए और साथ ही साहित्य सेवा और पत्रकारिता कर्म में तन मन से लगे रहे। इनका पत्रकारिता जीवन विशाल भारत के संपादन से प्रारंभ होता है। विशाल भारत के स्वामी रामानंद चटर्जी इनकी लगन और कार्यक्षमता से बहुत प्रभावित थे। बनारसी दास जी ने विशाल भारत को एक साहित्यिक और सामान्य जानकारी से परिपूर्ण मासिक पत्रिका बना दिया। विशाल भारत को छोड़ने के पश्चात बनारसी दास जी टीकमगढ़ से मधुकर का संपादन प्रारंभ कर दिया। ओरछा के नरेशन का बड़ा सम्मान करते थे क्योंकि वे हिंदी प्रेमी भी थे। पढ़ने लिखने में भी उनकी बराबर रुचि रही। इस कारण इन्होंने पाश्चात्य साहित्य का भी गहरा अध्ययन किया। बनारसी दास की अपनी शैली रही है जिसमें बातचीत का लहजा पर्याप्त मात्रा में दिखाई देता है। निबंध, रेखाचित्र, वर्णन आदि में इनके लेख और शैली विशेष रूप से प्रभावी रूप से सामने आई है। अपनी लेखन शैली और नए लेखकों पर सहृदय होने के कारण इन्होंने कई लेखकों को सृजन के लिए प्रोत्साहित भी किया है। बनारसी दास जी ने नियमित रूप से साहित्यिक कार्य किया। अपनी डायरी भी लिखते रहे जिसका प्रकाशन हिंदी साहित्य में अवश्य ही महत्वपूर्ण है। ये रूसी लेखक संघ के आमंत्रण रूस भी गए और वहां से लौटकर इन्होंने सुंदर लेखमाला प्रकाशित कराई। दिल्ली में रहते हुए भी अनेक संस्थाओं आदि से किसी न किसी रूप में परिचित रहे। बनारसी दास चतुर्वेदी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत राज्यसभा के सदस्य भी रहे। यह सम्मानजनक पद उन्हें हिंदी सेवा के कारण ही प्राप्त हुआ। संसद सदस्य के रूप में दिल्ली निवास की अवधि में भी ये सभी साहित्यिक हलचलों के प्रमुख सूत्रधार बने रहे। संसदीय हिंदी परिषद, दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी पत्रकार संघ आदि संस्थानों के संचालन में ये बराबर रुचि लेते रहे। इन्होंने दिल्ली में हिंदी भवन खोलने का श्रेय भी प्राप्त किया। हिंदी भवन राजनीति की साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र बनता गया। इनकी प्रमुख कृतियों में राष्ट्रभाषा, कविरत्न सत्यनारायण जी की जीवनी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि उल्लेखनीय है। साहित्य साधना करते हुए इनका निधन 2 मई 1985 को हुआ। संकलित पाठ रेखाचित्र है। रेखाचित्र का परिचय इस प्रकार है। पाठ्य पुस्तक में संकलित बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा रचित 22 वर्ष बाद शीर्षक रेखाचित्र न केवल मार्मिक और हृदय विदारक है, अपितु भाषा और शैली की दृष्टि से बड़ा प्रभावपूर्ण बन पड़ा है। रेखाचित्र का प्रारंभ भी सीधी सरल भाषा में हुआ है। वास्तव में इस रेखाचित्र के अंतर्गत एक ऐसी महिला की स्थिति को वर्णित किया गया है जो 22 वर्ष पश्चात अपने बेटे और बहू के होते हुए भी अपने पति से मिलने के लिए फिजी जाती है। पति अचानक घर से 22 वर्ष पहले चला गया था और फिजी से जब उसकी सूचना आई तब वह अपने को रोक नहीं पाई। पूरे रेखाचित्र में वर्णन की रोचकता के साथ साथ मार्मिक अनुभूतियों और 22 वर्ष बाद पति मिलन की आकांक्षा वाली नारी का चित्र पूरी सहृदयता के साथ प्रस्तुत किया गया है। साथ में ही लेखक को फिजी भेजने में लेखक को फिजी का पासपोर्ट और दूतावास में जो लाल फीताशाही का सामना करना, उसका चित्रण भी बड़ी रोचक ढंग से किया गया है। 22 वर्ष बाद जगरानी अपने पति से मिलने किस तरह से जा रही है, लेखक पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, और दरअसल इस रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने भारत में प्रवास पर जाने वाले मजदूरों की स्थिति का वर्णन किया है। इस पाठ के अध्ययन बिंदुओं की बात करें।
रेखा चित्र बहुत ही संक्षिप्त और मार्मिक है। इसकी शुरुआत बनारसी दास जी बड़े सीधे साधे ढंग से करते हैं। वो लिखते हैं, पानी बरस रहा था, ऑफिस से घर लौटा तो मालूम हुआ कि 2 ग्रामीणों ने, एक औरत और एक आदमी ने, स्टेशन से सीधे पहुंचकर डेरा डाल दिया है। कलकत्ते में स्थान की कमी रहती है, इसलिए बड़ी फिक्र हुई कि इन्हें ठहरने का प्रबंध कहाँ किया जाए। साथ ही कुछ झुंझलाहट भी हुई कि बिना पूर्व सूचना के इस प्रकार आगमन या आक्रमण वास्तव में शिष्टता के नियमों के विरुद्ध है। हारे थके दोनों जमीन पर सो रहे थे, इसलिए जगाना उचित नहीं समझा। 1 घंटे बाद उन्होंने उन्हें बुलाया जगने पर और पूछा कि भाई आप ऐसे किस तरह से आए। लेखक उन्हें डांटते हुए कहते हैं, आप लोग अजीब आदमी हैं, भले मानस, पहले से खबर तो दे देते कि हम आ रहे हैं। अब बताओ हम तुम्हारे ठहरने का इंतजाम कहाँ करें, हमारे पास तो इतनी जगह है नहीं। वो दोनों बहुत सबका हुए। ठहर जैसे तैसे लेखक ने उनके ठहरने का इंतजाम किया। लेखक अपने रेखा चित्र में बड़ी सरलता से इनका परिचय देते हुए लिखते हैं, साथ के आदमी ने जो किस्सा सुनाया वह बड़ा करुणाजनक था। दोनों के ठहरने का इंतजाम स्थानीय आर्य समाज के अधिकारियों की कृपा से हो गया और इसके लिए भी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। साथ के आदमी का नाम जमुना प्रसाद था, ब्राह्मण देवता हैं और जगरानी नामक अहिरन को कलकत्ते तक पहुंचाने आए थे। एक दिन जगरानी ने अपनी राम कहानी हमें सुनाई, जो इस प्रकार है। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से जातिवाद के विरुद्ध, किसी प्रकार के एक अहिरन को, गरीब अहिरन को और एक ब्राह्मण देवता कलकत्ता तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि वो गांव में पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे। जगरानी देवी ने जो कहानी सुनाई वो कुछ इस प्रकार थी। वो कहती है, उस समय मैं 18-19 वर्ष की थी। एक दिन रात के समय भोजन करने के बाद मेरे पति ने, पति देवता का नाम कल्पू अहीर है, अपने भाई से कहा, मैं झाड़ा फिरने जाता हूँ, थोड़ी देर से लौटूंगा। आज इस बात को 22 वर्ष हो गए हैं, अभी तक नहीं लौटे। 4 वर्ष तक कोई समाचार भी नहीं था। जब 4 वर्ष बीत गए तब एक दिन उनकी चिट्ठी फिजी से आई और उसमें तमाम ब्यौरा लिखा था कि अब तक वे कहीं फिजी में हैं। अब 63 साल से उन्होंने मुझे अपने पास बुलाने का विचार किया है। पिछले वर्ष तो मैं जा न सकी, अब जा रही हूं। लेखक को जगरानी के बारे में जिज्ञासा हुई कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। जगरानी ने कहा, एक लड़का और एक लड़की। लड़के को भी 3 वर्ष का छोड़ गए थे और लड़की उस वक्त पेट में थी और उनके जाने के 3 महीने बाद पैदा हुई। बहुत दुखित होकर उसने अपनी कथा कही। लेखक को न जाने क्या सूझा और वो कह बैठे कि तुमने दूसरा विवाह नहीं किया। इस बात पर बहुत दुखित हो गए। करुणात्मोदक स्वर में उसने कहा, महाराज, बेटा बेटी को कहाँ बहा देती। ये जगरानी के चरित्र की वो विशेषता है, या कहें कि भारतीय ग्रामीण महिलाओं की विशेषता है कि वो पति को भी साथ रखती हैं और बच्चों को भी, अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए या संकटों से डरकर वो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकती। जगरानी ने बताया कि उसका लड़का जियावन अब 25 वर्ष का हो गया है, लड़की भगना 22 वर्ष की है। लड़की के 2 संतान हैं और लड़की के भी 1 लड़का हो चुका है। अर्थात युवावस्था में पति के छोड़ जाने के बाद हुए जगरानी अहिरन ने अपने गृहस्थ धर्म का पालन पूरी तरह से किया और अब जब उसके पति की चिट्ठी आई तो वो अपने पत्नी धर्म के अनुसार पति से मिलने जा रही है। मैंने कहा, तो तुम इन सब को छोड़कर जा रही हो? क्या करी महाराज, सब ने मिलकर यही सलाह दी है कि अब तुम्हारा जाना ही ठीक है। लड़का 4 कोस बांसी तक पहुंचाने आया था और लड़की और दामाद भी 2 कोस तक पहुंचाने आए थे। अर्थात परिवार में आपस में प्रेम है, एक दूसरे को सलाह देते हैं, लेकिन कर्तव्य में कोई आड़े नहीं आता। बोली, लड़का लड़की मेहनत मजूरी करते रहे और मैं जमींदार के यहाँ कूटना पीसना करती थी। लड़की की हम कहाँ तक तारीफ करें, जब से होश संभाला है तब से मजूरी करी। अब पुत्र और पुत्री के 22 वर्ष के वात्सल्य को तिलांजलि देकर जगरानी 7000 मील दूर अपने पति से मिलने के लिए फिजी को जा रही थी। फिजी का यहाँ से 3rd क्लास का किराया 250 रुपये लगता है, जो उसके पति ने वहाँ भर दिया है। पता नहीं कि जगरानी अब अपने लड़के लड़की को अपने जीवन में कभी देख भी सकेगी, क्योंकि गरीबों के पास इतना पैसा कहाँ है कि वे इतना किराया भर सके। मैं कल्पना कर रहा था
कि कैसी करुणाजन की विदाई हुई होगी उस समय जब जगरानी अपने लड़के और लड़की से बांसी में अलग हुई। मैंने कहा, लेखक लिखता है, मैंने कहा तुम्हारा फिजी जाना ही ठीक है, वहाँ हुआ हो, फिर अपने लड़के और लड़की के पास चली आना। जगरानी का हृदय भर आया, हाथ जोड़कर कहने लगी, अब महाराज इससे आगे वह कुछ न कह सकी। उसके चेहरे से प्रकट हो रहा था कि अब उसे अपने लड़के और लड़की से मिलने की उम्मीद नहीं है। इसके बाद रेखा चित्र में लेखक इस बात का वर्णन करता है कि किस तरह से पासपोर्ट ऑफिस और पुलिस में कितने चक्कर लगवा गए, बड़ी मुश्किल से उसका जो भी ऑफिस वाला काम है वो लेखक ने अपने जान पहचान की वजह से करवाया, वो भी नहीं हुआ। अगर लेखक का परिचय नहीं होता तो इस तरह से वो गरीब महिला जाती नहीं और उसका किराया भी जाता और जीवन में अपने पति से कभी नहीं मिल सकती। लेखक ने बहुत सरल तरीके से भारत में आज़ादी के वक्त से ही और इस तरह की लाल फीताशाही का चित्रण किया है। जहाज जाने में वो लिखते हैं, जहाज जाने में 5-6 दिन बाकी थे। मैंने दिल में सोचा कि अगर पासपोर्ट बंगाल सरकार से वापस ना आया तो वह बेचारी रोक जाएगी। सीधा जहाजी कंपनी मैकिनीन एंड मैकेंजी के यहाँ गया, वहाँ से फिर बंगाल सेक्रेटरीट पहुँचा और फिर मिस्टर वी.आर. सेन ICS से बातें की। उन्होंने तुरंत ही जगरानी के पासपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस बार पुलिस की धांधलेबाजी से छुटकारा मिला। सौभाग्य से कलकत्ता के यारी समाज में इसी जगह से फिजी जाने वाले एक सज्जन श्री अंबिका प्रसाद जी ठहरे हुए थे। जगरानी को उनको सुपर्द कर दिया। वे जगरानी के पति को जानते भी थे। ये इस तरह की हम इस पूरी कहानी में देखें तो जगरानी अनपढ़ है, जाने के किराया नहीं है, जैसे तैसे वो जाती है और लोगों के सहयोग से ही वो अपने फिजी अपने पति तक की यात्रा करती है। जिस दिन उसका पति बिना कुछ कहे उसे छोड़कर 7 समुद्र पार चल दिया था, उसकी उसे ज्यों की त्यों याद है। चैत का महीना था, मंगल का बाद दिन था, संक्रांति में 3 दिन बाकी थे। लेखक यहाँ पर अपनी टिप्पणी लिखते हुए कहता है कि शर्तबंदी की गुलामी के 80-85 वर्ष के दीर्घकाल में न जाने कितने लाख स्त्री पुरुषों, माता पुत्रों और भाई बहनों का वियोग हुआ होगा। जगरानी का दृष्टांत उन्हीं में से एक है। चलते वक्त जगरानी ने कहा, हमारे लड़के और लड़की को खबर भेज देना। मैंने कहा, जरूर भेज दूंगा, तुम्हारी तस्वीर भी भेज दूंगा। 24-25 अगस्त को जहाज फिजी पहुँचेगा। 22 वर्ष बाद जगरानी अपने पति से मिलेगी। 22 वर्ष बाद। इस मार्मिक रेखा चित्र से कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखने लायक हैं कि गरीब लोग किस तरह से वियोग में अपना जीवन जीते हैं, कमाने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी पति पत्नी का प्रेम बरकरार रहता है। वो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते और तमाम लाल फीताशाही और इन सब के बाद भी वो कहीं निराश नहीं होते। फिर भारतीय समाज में ऐसे लोगों को सहयोग करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। इस तरह की कुछ बातें इस रेखा चित्र से हमें स्पष्ट होती हैं। धन्यवाद। समाप्त।